हेलो दोस्तों, मेरा नाम विमल कुमार है। स्टडी विद श्याम में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो एनसीईआरटी की क्लासेस हैं वो आने वाले समय में चलाएंगे, और जो ओम सर के माध्यम से जो बताया गया है कि कुछ ना कुछ डेली नया कोई रिसोर्स ला के आप डालते रहिएगा, जिससे कि आने वाले बच्चे जो हैं उनको मटेरियल मिलता रहे। ठीक है, तो आज हम अनुच्छेद की बात करेंगे, आर्टिकल्स। ठीक है, इंडिया के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनकी बात करेंगे। तो जो पहला आर्टिकल्स है अनुच्छेद 1, जिसे बोलते हैं संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। जो आर्टिकल्स 1 में, जैसे आप इंडिया एक संघीय राज्य है, आप लोग जानते होंगे 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, उनके बंटवारे को लेकर के और एरिया को लेकर के ये सब सारे मुद्दे रहते हैं इस आर्टिकल में। अनुच्छेद 2 की बात करें तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जैसा कि आप जानते होंगे, नए राज्यों को इसमें मिलाया भी है, सब इंडिया में लिखा। जैसे सिक्किम है, उसको 1971 में दो भारत का राज्य का हिस्सा बना था, और बहुत से राज्य स्थापना भी हो सकती है और नए बनाए जा सकते हैं, और उनका एरिया भी डिलिमिटेशन जिसे बोलते हैं वो भी किया जा सकता है। और जो अनुच्छेद 3 में क्या है कि राज्यों का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। हाँ, तो आप जैसे सीमा डिलिमिटेशन की हम बात कर रहे थे ना, कि राज्यों की जो सीमाएं हैं, ठीक है, अभी जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के बीच में भी बंटवारा हुआ। मोस्टली जो राज्य हैं वो आप देखा होगा लैंग्वेजेस के बेसिस पे होते हैं, और आई थिंक जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे होते हैं। तो जो जैसे हम बात करें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, तो वो लैंग्वेजेस के बेसिस पे बहुत से राज्य, जैसे झारखंड, उत्तराखंड हो गया, और इसके बाद ये उड़ीसा वगैरह, ये जियोग्राफिकल एरिया की वजह से डिवाइडेड होते हैं। और ठीक है, जो चौथा आर्टिकल्स है अनुच्छेद जो 4 है, पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के साधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाएगी विधियाँ। अनुसूचित चौथी अनुसूची के संसाधन, जो जानते होंगे आप सभी लोग कि अनुसूचित जो जातियां होती हैं, जो सूचियां बनती हैं, उनके लिए जो काम होते हैं उस पे इसमें सब किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 5 की संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान मतलब नागरिकता, सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं इसमें। जो आप जानते हो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप रहती है, और भारत जो छठा आर्टिकल्स है, भारत आने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। जैसे सिटीजनशिप, जैसे आप अमेरिका के रहने वाले या कहीं के रहने वाले हैं, तो इंडिया में किस तरह सिटीजनशिप मिलती है वो इसमें बताया गया है आर्टिकल 6 में। जैसे आप आए 10 साल आपने यहाँ मतलब आपने रह के दिखाया, और आपने फिर इसके लिए अप्लाई किया, सिटीजनशिप आपके बच्चे हो गए, तो फिर उस हिसाब से नागरिकता मिलती है इंडियंस को, मतलब बाहर लोगों को। ठीक है, और अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता, जैसे बहुत से लोग, जैसे 1965-71 में आप जानते हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर रहते ही है, तो लोगों का आवागमन रहता है। हो सकता है उनके पेरेंट्स यहाँ रह रहे हों या पेरेंट्स वहाँ रह रहे हों, बच्चे यहाँ आ गए हो, तो उस तरह सिटीजनशिप की बात होती है वहाँ। भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, आप जानते हो जैसे भारत जो अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता किस तरह मिलती है, वो भी आपको आर्टिकल 8 में बताया गया है कि आप आएँ, फिर आप 6 साल यहाँ प्रोसीजर पूरा करें, फिर इसके बाद आपको धीरे धीरे सिटीजनशिप की, फिर आप 1 साल अप्लाई करें, और आप फिर ट्रस्ट होगा तब इसके बाद नागरिकता मिलती है। और अनुच्छेद जो 9 है, विदेश राज्यों की नागरिकता लेने पर, अगर विदेशी राज्य, देखो कहीं भी आप अगर इंडिया की अगर किसी राज्य देश की आप नागरिकता लोगे, तो इसका मतलब फिर इंडिया की सिटीजनशिप आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इंडिया सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। क्योंकि आप अगर अमेरिका की पासपोर्ट ले लिया, फिर आपको इंडियन पासपोर्ट नहीं मिलेगा। फिर अनुच्छेद हम 17 की बात करते हैं, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता, जैसे जानते होंगे छुआछूत की बात कर रहे हैं, ठीक है, और फंडामेंटल राइट में आते हैं ये सब अनुच्छेद, आप जानते होंगे अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, जो भी गलत काम होते थे। ठीक है, अनुच्छेद 19 वाक्य की स्वतंत्रता, सबको बोलने की आज़ादी है, वो वाक्य की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं।
इंडिया एक्सप्रेशन, फ्रीडम इन एक्सप्रेशंस, ठीक है, सभी बोलने की आज़ादी। आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं बस पीसफुली, कहीं भी आप किसी भी आपको आज़ादी है अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाने की, ये और अपनी माइनॉरिटी लैंग्वेजेस सबको प्रिजर्व करने की, ठीक है, लेकिन पीसफुली, विदाउट हथियार, विदाउट एनीबडी वायलेशंस, ठीक है। अनुच्छेद 20 में अपराधियों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद जो 20 में अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, जैसे अपराधियों को जब तक उनको दोषी नहीं माना जा सकता है, जब तक उन पे पूरा लीगल प्रोसीजर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस तरह उन पर कार्रवाई होगी, ठीक है, जब तक ये साबित नहीं हो जाता है, इसके बाद उनके ऊपर तब तक वो उनको संरक्षण दिया जाएगा कानून की तरफ से। जैसे कोई भी किसी ने अगर मर्डर किया और जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता तब तक उसको सरकार की तरफ से संरक्षण मिलता है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, फंडामेंटल राइट है, आप जानते होंगे, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, और सबको मिलती है। अनुच्छेद 21 का इसमें एजुकेशन, 6 से 14 साल वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, फ्री एजुकेशन मिलेगा 6 से 14 तक के बच्चों को, 6 साल से 14 साल के बच्चों तक की फ्री एजुकेशन, ये फंडामेंटल राइट है। और ये 2009 में, आई थिंक आई हैव नॉट रॉन्ग, बट मुझे लगता है 2009 में इसके लिए किसी ने काफ़ी हार्ड वर्क, मतलब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल के काम किया था। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण, जैसे कोई भी काम, वही जैसा हमने बताया है कि कोई भी काम हुआ और किस तरह उसको ले जाना है, फिर उसको कोर्ट में ले जाना है, वहाँ पे प्रूफ होगा, वहाँ से प्रूफ होकर फिर उसको हाई कोर्ट में ले जाना, और इसके बाद ही उस पर लीगल चार्जेस लगते हैं। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम। अनुच्छेद 23 ये करता है कि जो मानव के दुर्व्यवहार जो और बाल श्रम, जैसे बच्चे जो 18 साल से नीचे हैं उनसे कोई काम नहीं लिया जा सकता है, कोई भी आप उनको लेबर वर्क नहीं करा सकते हैं, ठीक है, और मानव जैसे इंसान है उस पर कोई भी गलत टिप्पणी और उस तरह का, मतलब बाल श्रम को रोकना है कि जो क्योंकि 18 साल तक, 6 से 14 तक तो फ्री एजुकेशन है, 18 साल तक बच्चों को आप लेबर फोर्स नहीं बनाएंगे, उनको मतलब पढ़ने और लिखने और खेलने की आज़ादी है, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 24 कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिक्षण। हाँ, कि जैसे कारखानों में अगर कोई छोटा बच्चा 18 साल से कम उम्र का है तो उस पर प्रतिबंध है, वो वहाँ कारखानों में काम नहीं करेगा, ठीक है। ये जैसा आप जानते होंगे उनको अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण और प्रचार। अनुच्छेद 25 में आप जैसे आप कोई माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, सभी लोगों को आज़ादी अपने धर्म का प्रचार करने की, ठीक है, उसको प्रिजर्व करने की, उसको एक्सपेंड करने की, बढ़ावा देने की, ठीक है, और प्रचार प्रसार में खुली आज़ादी है, विदाउट बट विद पीसफुली, ठीक है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जैसे हम माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, 29 जैसे एससी माइनॉरिटी, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी, सिख, जैन, ये जो धर्म है इनके संरक्षण की बात करता है। जैसे आप देखिए पाकिस्तान में इस समय हिंदुओं को काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है, ठीक है, आप देखेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं को वहाँ भी प्रताड़ित किया जाता है, और आप म्यांमार में देखेंगे वहाँ रोहिंग्या मुसलमानों को प्रताड़ित किया। तो जहाँ हिंदुस्तान में क्या है कि ये हमारे यहाँ लोकतंत्र है, और अनुच्छेद 29 में ये बताया है कि जो भी माइनॉरिटी होगी, यहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी या सिख, जैन, ये सभी लोगों को सरकार की तरफ से संरक्षण और उनको सुरक्षा प्रदान करेगी, उनके साथ कोई मतलब जो मेजॉरिटी में लोग हैं वो उनको मारेंगे नहीं, दबाएंगे। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का, जैसे आप देखिएगा अनुच्छेद 30 में ये बताया गया जो माइनॉरिटी है, ठीक है, जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और वो अपने जैसे मदरसे बना सकते हैं, सबको जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको ये राइट्स है कि वो एजुकेशन, आई थिंक अपने एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं, अपने कल्चर को बढ़ा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं अपने कल्चर को, ठीक है, अपने रिलीजियस और एजुकेशन चीज़ों को वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, उनको ये राइट है।
और उनके लिए अनुच्छेद 32 में अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार, और अनुच्छेद 32 में जो जितने भी राइट मिले हैं अधिकारों का प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, ठीक है, जितने भी राइट मिले हैं उनको हम कराएंगे कैसे, तो जो आर्टिकल 32 है उसके माध्यम से आप ये सारे चीज़ों की आप कार्रवाई कर सकते हैं जाके सुप्रीम कोर्ट, उनके माध्यम आर्टिकल 32 के माध्यम से आप, जैसे आप कोई फंडामेंटल राइट आपका हनन हुआ है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हैं और आपको ये राइट है कि आप आर्टिकल 32 के तहत अपने फंडामेंटल राइट बचा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 36 परिभाषा, अनुच्छेद 36 में परिभाषा है, कोई भी परिभाषा हो किसी भी चीज़ की तो उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, आप जानते हो गए ग्राम पंचायत हो गए जो थर्ड टियर हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, जिसको थर्ड टियर बोलते हैं, जो पंचायती सिस्टम, ठीक है, जैसे ग्राम पंचायत चुनाव होते हैं, ठीक है, इसके और जो टाउन का शहरों में वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होते हैं, ठीक है, तो इनके अनुच्छेद इसमें वो बताया गया है कि ये पंचायतों का चुनाव हो सकता है, संगठन बनेंगे। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन, 48 में एक कृषि और पशुपालन संगठन, आप जैसे किसान हैं वो उनके पास राइट्स हैं, वो कृषि और पशुपालन संगठन बना सकते हैं। कोई भी फार्मर देखा आप जिससे फार्म ला थे उसमें जैसे फार्म यूनियन, किसान यूनियन के जो नेता थे राकेश टिकैत, ये बड़े बड़े यूनियन होते हैं, किसान ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को लीड किया था, तो उनको भी आज़ादी है कि वो संगठन बना सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, 48 का में क्या है कि जो हमारा इन्वायरमेंट में जैसे पर्यावरण, जैसे पशु पक्षी पेड़ पौधे, इनके संरक्षण के लिए, और वन्य जीव जो संरक्षण, उनके संरक्षण के लिए इसमें प्रावधान है, ठीक है। अगर आप इसका कोई जैसे पेड़ काटता है तो फिर आप जा सकते हैं, उसके खिलाफ आप पिटीशन डाल सकते हैं अनुच्छेद 48 का के तहत। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, जैसे अनुच्छेद 49 में क्या राष्ट्रीय स्मारक, जैसे अब आप देखिएगा कि ताजमहल है, इस राष्ट्रीय स्मारक जैसे गांधी की मूर्तियाँ हो गई, ठीक है, पार्लियामेंट बिल्डिंग हो गई, जो राष्ट्रीय स्मारक स्थान जैसे और जो जो अपनी हिस्ट्री में काफ़ी जो चीज़ें हैं राष्ट्रीय स्मारक, जैसे ताजमहल हो गया, और आप हम बात करें खजुराहो के जो टेम्पल हैं, जो भारत की पुरानी सभ्यताएं हैं, उनको संरक्षण के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार, अच्छा 48 अनुच्छेद 48 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महानवादी अधिकार, ठीक है, मंत्रियों को अधिकार मिले हैं कि वो अपनी खड़े होकर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से बात कर सकते हैं। अनुच्छेद 89 में, अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, आप जानते होंगे अनुच्छेद राज्यसभा के सभापति उपसभापति किस तरह चले जाते हैं, जैसे राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, और उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इनडायरेक्टली होता है, जो मेंबर हैं राज्यसभा के, ठीक है, वो लोग चुनते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव सेम राष्ट्रपति की तरह ही होता है, सारे जो मेंबर होते हैं लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा के, विधानसभा के सारे लोग मिलकर इनका चुनाव करते हैं, राज्यसभा के सभापति उपसभापति। और इस समय राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू जो कि उपराष्ट्रपति हैं और वही बनते हैं। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाना जाना, अच्छा उनको किस तरह हटाया जा सकता है, ठीक है। अब मुझे लगता है जब कोई सेलेक्ट हो जाता है हटाना बड़ा टफ है, क्योंकि थर्ड मेजोरिटी चाहिए होती है, 1/3 आई थिंक आई एम नॉट 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती है, 4 लोगों में 3 लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है, तो बहुत टफ हो जाता है, लेकिन प्रोसीजर है तो हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों का पालन और सख्ती, अनुच्छेद 91 में जो सभापति के कर्तव्यों का पालन और सख्ती, उनका जो जैसे बहुत लोग अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के जाते हैं और वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, वहाँ पे आप बता सकते हैं उनके एरिया की समस्या, ये सब काफ़ी कुछ रहता है। अनुच्छेद 92 में आप सभापति या सभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना,
जैसे आप जानते हैं कि 92 में सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प, ठीक है, अगर मान लो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाया जा रहा है, इसके बाद वो सदन को कौन चलाएगा, उसके लिए जो प्रोसीजर होता है वो अनुच्छेद 92 में बताया गया है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 93 में जैसे लोकसभा के अध्यक्ष इस समय ओम बिरला हैं, आप जानते होंगे, ठीक है, उनका सिलेक्शन वैसे ही होता है, जो मेंबर होते हैं, मेंबर होता है पहली बात तो वो लोकसभा का, उसी में से सभी लोग सहमति के एक उसी पर्सन को चुन लेते हैं, ठीक है, और उसको स्पीकर बना देते हैं सभापति, और उसी में से उपसभापति भी बनते हैं और वही सदन को चलाते हैं। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का रिक्त। 94 में ये बताया गया कि अगर खाली पद हैं तो उनको कैसे भरा जाएगा, फिर क्या रहेगा। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। उपराष्ट्रपति के 68 में बताया गया है कि उनको किस तरह, अगर वैकेंसी खाली मान लो उपराष्ट्रपति का पद पे, किस तरह उनका, क्योंकि राज्यसभा जो सदन है वो डिमोलिश नहीं होती, राज्यसभा जो सदन है वो डिमोलिश नहीं होती है, वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है, इसलिए उसमें जो उपराष्ट्रपति हैं वो चलते रहते हैं, वो उनको 6 साल, ठीक है, मिलते हैं राज्यसभा में। और फिर अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ किस तरह लेते हैं, उपराष्ट्रपति किस तरह शपथ लेता है, राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है उपराष्ट्रपति को भी। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 70 में आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का, अच्छा हाँ, उन्होंने ये बताया कि राष्ट्रपति के क्या कार्य रहेंगे और वे सब रहते हैं। अनुच्छेद 71 में ये बताया गया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय, जैसे किस तरह उनका निर्वाचन संबंधी विषय, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ठीक है, अभी आप जानते हैं अभी चुनाव है राष्ट्रपति के और उस पर प्रक्रिया भी चल रही है, जुलाई में चुनाव है। अब जैसे रामनाथ कोविंद हैं, अब उन देखते हैं उनका टर्म दोबारा आता है या नहीं, ठीक है, और जिस तरह उनका चुनाव होता है सारे स्टेट के कॉन्स्टिट्यूंसीज और लोकसभा राज्यसभा सारे लोग ही चुनते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति, जैसे अनुच्छेद 72 में आपने देखा होगा कोई गलत काम किया और राष्ट्रपति के माध्यम से कोई क्षमादान, जैसे आपने जहाँ देखा होगा निर्भया कांड हो गया था दिल्ली में, ठीक है, उसके लिए फिर वो जो 4 इंसान थे, चारों की फांसी हो गई, फिर वो राष्ट्रपति के पास पहुँचे क्षमादान के लिए, लेकिन राष्ट्रपति ने वो रिजेक्ट कर दिया, फिर उनको चारों को फांसी। तो क्षमादान के लिए अगर लगेगा राष्ट्रपति को कि ये क्षमादान लायक हैं तो वो उसकी मर्जी के ऊपर होता है, वो किसी के ऊपर होता नहीं है। तो जो निर्भया केस हुआ था, आपको बहुत चर्चित केस था, आपको याद होगा। फिर इसके बाद अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आई थिंक 73 में संघ की जो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, जैसे ऐसा नहीं है कि जो देश है, देश किसी भी राज्य को मिलाने का अधिकार है। जैसे अभी सिक्किम, आपको मैंने दिया था एग्जांपल कि सिक्किम है वो 1900 आज़ादी के 20-30 साल बाद इंडिया में जुड़ा था, एक स्टेट बना था, इससे पहले वो एक स्वतंत्र मतलब प्रिंसली स्टेट था। फिर इस 1971 के समथिंग वो एक भारत का हिस्सा बना। तो कोई भी राज्य भारत में मिल सकता है, ऐसा नहीं है। और अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। हाँ, राष्ट्रपति को किस तरह सलाह, जो मंत्रिपरिषद होते हैं, जो कैबिनेट होती है वो सलाह वगैरह देती है, ठीक है। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध, मंत्रियों के बारे में वो सब मंत्री क्या क्या करना है, एनवायरनमेंट मिनिस्टर और गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, सबका अलग अलग काम होता है, ठीक है। अभी आज मैं इतना ही रखूँगा क्योंकि काफ़ी हो गया, फिर अगले चैप्टर में फिर मैं आर्टिकल्स लेके आऊँगा, लेकिन अभी इतना ही एंड करते हैं। और बच्चों देखो, लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें कि ठीक है, जिससे कि हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता रहे और हमारी जो टीम है वो वर्क कर रही है धीरे धीरे, और जिस तरह चैनल ग्रो करेगा हम ज़रूर एक दिन आप तक पहुंचेंगे और आपको अच्छे से अच्छे हमारे पास स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, आपको ज़रूर एक दिन अच्छा कंटेंट देंगे। अभी हमारी शुरुआत है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।